हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, जो आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे उत्कृष्ट गैसों का रसायन। इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ में आपको एक पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब शुरू करते हैं हमारी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, यानी उत्कृष्ट गैसों का रसायन। अब देखिए उत्कृष्ट गैसें क्या होती है। तो उत्कृष्ट गैसें ऐसी गैसों को कहते हैं जिनका जो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या फुलफिल्ड होता है। ठीक है, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ये एक दूसरी गैसों से या दूसरे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे रिएक्शन नहीं कर पाती, सो इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे आपकी जो नोबल गैसेस है वो पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियड 18th है, ठीक है, आपका जो समूह है 18 है, यानी ग्रुप 18 है, उसमें इनको रखा गया है। ठीक है, जिसे शून्य ग्रुप या जीरो समूह भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब आप देखिए नोबल गैसेस हैं, तो कौन कौन सी नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं, तो वो है हीलियम, ठीक है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ठीक है, अब आप देखिए जो आपकी नोबल गैसेस है हीलियम, हीलियम के जो खोज करता है वो है जेन्सेन नाम के एक साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने खोजा था हीलियम को, और नियोन को खोजा था विलियम रैम्जे और ट्रेवर्स ने, ऑर्गन को खोजा था रैम्जे और रेले ने, क्रिप्टॉन को खोजा था ट्रेवर्स ने, एंड जो आपकी जिनोन है उसको रैम्जे और ट्रेवर्स ने खोजा था। ठीक है, और जो आपकी रेडोन है ये एक रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है, और इसकी खोज की थी डोर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये तो हो गई इनकी जो हिस्ट्री की बात करें। तो अब देखिए जो नोबल गैसेस हैं वो कलरलेस होती है और ओडरलेस होती है, रंगहीन और गंधहीन होती है। एक के इनमें स्पेसिफिक करेक्टर होता है, एक परमाणुयता। ठीक है, एक ये जो नोबल गैसेज होती है वो एक परमाणुवीय होती है। एक परमाणुवीय क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और ये एक परमाणुवीय हो जाती है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाती। एक परमाणुवीय का मतलब है आपका जैसे हीलियम है तो ये एक परमाणुवीय होगा, और आप देखिए H2 के लिए बात करें तो ये द्विपरमाणुवीय गैस हो गई। ठीक है, H2। ओके, सो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NH2 NP6 होता है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S और P में जाते हैं, और यहाँ पे जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड हो जाता है। ठीक है, सो फुलफिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनका, तो इस कारण इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप हीलियम है उसका 1s2 होता है, और हीलियम को छोड़कर इन सभी में लास्ट में देखिए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। ठीक है, तो ऐसा क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो किसी जो पीरियड होता है, आवर्त होता है, उसमें दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, यानी आप दाईं ओर जाएंगे तो आपका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इधर से आप इधर जाएंगे, ठीक है, तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। और आप देखिए जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो सबसे दाईं ओर होती है पीरियोडिक टेबल में, सबसे दाईं ओर आप देखोगे कि हीलियम, नियोन, जो आपकी ऑर्गन, ये सभी नोबल गैसेस हैं वो सभी लास्ट में होती है इस साइड। ठीक है, तो इस कारण इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आया समझ में। और यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी दिखा रखा है आपको कि हीलियम का इतना होता है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियोन का 21.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आपका
आवर्त सारणी में आप देखोगे तो जो आपका ग्रुप है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घटेगा और आपका दाईं ओर जाएंगे तो ये बढ़ता है। ठीक है, इसके जो आयनन विभव है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उनका मान बहुत हाई होता है। तो ठीक है गाइस, यहां तक आया आप सभी को समझ में। अब बात करते हैं इसकी एटॉमिक साइज की, यानी हीलियम का एटॉमिक साइज, नियोन का एटॉमिक साइज, ऑर्गन का एटॉमिक साइज। ठीक है, अब देखिए ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ आएगा, आकार बढ़ेगा, यानी ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे नीचे आओगे तो आपका आकार बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो हीलियम के लिए अगर आप वांडर वाल त्रिज्या लिखे तो वो 1.01 एंगस्ट्रोम में है। ठीक है, ये एंगस्ट्रोम में है सभी मान। तो आपको अब देखिए इसमें आप देखिए 1 से फिर लास्ट में आते आते 2.15 तक हो जाता है। तो ठीक है, यानी एटॉमिक साइज नीचे आने पर बढ़ती है। अब हम देखते हैं इसकी लिक्विफिकेशन के बारे में। उत्कृष्ट गैसों का ध्रुवीकरण आसानी से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आप देखेंगे कि एक दुर्बल वॉन्डरवॉल बल प्रेजेंट होता है। ठीक है, परंतु हीलियम से जो आपका आयरन है, रेडोन है, उसकी ओर आने पर आपके वांडर वाल्स बल का मान परमाणु आकार बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और इनका द्रवण आसानी से हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, हम देखो पहले एटॉमिक साइज पढ़े, उसमें देखा कि ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका एटॉमिक साइज है या आपकी वांडरवाल जो फोर्स त्रिज्या है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए हीलियम और नियोन, हीलियम से आप रेडोन की ओर नीचे आ रहे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आपकी वांडरवाल फोर्स का मान परमाणु आकार बढ़ने के साथ बढ़ जाएगा और इनका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, यानी द्रवीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखिए इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, फॉर नोबल गैसेस के लिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख सकते हैं 0। क्यों? इसका एक कारण है, इसका कारण है कि इनका जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो। ठीक है, अब देखते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर। उत्कृष्ट गैसें होती है जो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, तो उत्कृष्ट गैसें जल में आपकी हाफ सोल्यूबल होती है, बहुत कम विलय होती है। ठीक है, और यह विलयता होती है ना, जो ये विलय हो रही है, इसका एक कारण होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्रिया के कारण ये इसमें विलय होती है, जो कि आप देखिए हीलियम से रेडोन तक जाएंगे तो आपकी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्रिया बढ़ती जाएगी और आपकी जो सोल्यूबिलिटी इन वाटर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको आप वाटर में डिजोल्व कर दिया, वाटर में घोल दिया नोबल गैसेस को, और लो टेम्परेचर पे आप इनका विद्युत विसर्जन करवाते हैं तो आपको ये कलरिंग देती है, आपको कलरिंग देगी, और वो कलरिंग आप याद रखेंगे, हीलियम का अगर आप विद्युत विसर्जन करवाते हैं वाटर सोल्युबिलिटी के साथ तो आपको पीली ये कलरेशन देगी। ठीक है, नियोन आपको रेड देगी, ऑर्गन देगा आपको ब्लू रेड, एंड क्रिप्टॉन येलो विथ ग्रीन। ठीक है, जो येलो इस ग्रीन होता है वो क्रिप्टॉन देता है, और जिनोन आपको ब्लू देगा या ग्रीन देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखने का इतना ज़्यादा फंडा नहीं है, तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। अब देखिए जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इसका कारण है वॉन्डरवॉल बल, दुर्बल वॉन्डरवॉल बल के कारण। अब देखिए अगर आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता है, मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो आपका एमपीबीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण है कि वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक मैंने डेटा दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, रेडोन, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए। मेल्टिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में आप देखिए बहुत कम डिफरेंस होता है, ये केल्विन में है, और देखिए बहुत कम डिफरेंस। आप नियोन का देखिए 24.5 के, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 27.2 केल्विन। ओके, तो बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जनरली और बॉइलिंग पॉइंट जनरली होता है बहुत कम। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी की बात। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी ये एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस होती है, ये जनरली अक्रिय होती है, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसका कारण है इनका जो
स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी जो क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कारण है पहला। दूसरा, इनकी जो आयनन विभव है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप देखिए ये सबसे दाईं ओर पाए जाते हैं, तो इनकी जो आयनन विभव है वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा कारण है इनकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये हो गई इसकी रिएक्टिविटी अक्रिय करने के कारण। अब देखिए, अब अगर हम देखें ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो घटता है, ठीक है। और घटने के कारण आप देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन, ये कंपाउंड होते हैं नोबल गैसेस जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके साथ ये कुछ रिएक्शन कर लेते हैं या खुद एक दूसरे से थोड़ी बहुत रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनसे जो कंपाउंड बनेंगे हम उन कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। जैसे जिनोन हो गया आपका, ओके, इनके जिनोन के कंपाउंड, जिनोन फ्लोराइड्स, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनोन ऑक्साइड। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको। अब देखते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन और अन्य नोबल गैसों से ये रिएक्शन करेंगी। यानी अगर इनको कंपाउंड को इन जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उनमें डाला जाए तो इनमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी आपको कि ये है ना, जो एक दूसरे से क्रिया कर आणविक आयनों को बना देते हैं, ठीक है। ये द्विआण्विक नहीं बनते पर आणविक आयनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जो आणविक आयनों का फॉर्मेशन करेंगे वो आणविक आयन आपके अल्पजीवी होंगे। तो ठीक है ना, अल्पजीवी यानी बहुत कम समय तक ही बनेंगे वो कंपाउंड्स, बाद में वो अपनी जो फॉर्म थी पहले वाली उसमें रिटर्न हो जाते हैं। जैसे हीलियम और हीलियम को अगर मिक्सअप करवाए डिस्चार्ज ट्यूब में तो आपको मिलता है He2+ एंड एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये बहुत कम समय के लिए बनेगा, अल्पजीवी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी है इनकी रिएक्शन इन वाटर। वाटर के साथ इनकी जो रिएक्शन है वो एक तो कारण होता है इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उसके कारण ये हाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और देखिए आप जिनोन ले लीजिए, जिनोन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बनाता है XeS2O6, ओके गाइस। तो जो XeS2O6 है वो सबसे स्थायी उत्कृष्ट गैस हाइड्रेट होता है, यानी इनकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है। इसका कारण क्या है, क्यों होती है इनकी रिएक्शन, ये तो भाई अक्रिय है पर इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इस कारण ये हाइड्रेट बना देते हैं, ओके गाइस, आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्लेथरेट कंपाउंड, ठीक है। हम जैसे धीरे धीरे जाएंगे तो इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ओके। अब देखिए क्लेथरेट कंपाउंड या पंजर यौगिक आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ये क्वेश्चन, 100% आता है, हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए क्लेथरेट कंपाउंड क्या है। क्लेथरेट कंपाउंड आप देखिए कुछ ऐसा होता है, यानी जाल होता है और जाल के अंदर कुछ कंपाउंड फंस जाए तो उस फंस जाने को उसको हम क्लेथरेट कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अब देखिए एक जाल बना हुआ है और उसके अंदर ये, जैसे हमने ये बनाया, ये जाल बना हुआ है, इसके अंदर ये X है, यानी आपका जो नोबल गैसेस है, यानी जिनोन Xe मान लो या कुछ भी ले लो, तो वो इसके अंदर फंस जाता है, तो इस संरचना को हम कह देंगे इसकी क्लेथरेट, ठीक है। यानी ऐसे यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की पिंजर नुमा संरचना में फंस जाने से उत्पन्न होते हैं और इन्हें हम पंजर यौगिक कहते हैं। जैसे आप देखिए 1,4 क्विनोल है, ये है आपका 1,4 क्विनोल, इसके अंदर आप देखिए ये आपका जो नोबल गैसेस है X, ये फंस गया, ठीक है। ये है आपकी नोबल गैस, इसको अच्छी तरीके से कलर्ड कर देता हूं, ये है आपकी नोबल गैस। तो ये इसके जो पंजर है उसके बीच में फंस गया, तो इस कारण इसको हम कहेंगे पंजर यौगिक, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है, आप देख लीजिए, ओके गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट कंपाउंड उनको कहते हैं, ये पंजर यौगिक उनको कहते हैं, ऐसे यौगिक कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों की पिंजर नुमा संरचना में फंस जाने से उत्पन्न होते हैं और इन्हें हम पंजर यौगिक कहते हैं, ओके गाइस, आया समझ में। अब आप एक नोट डालिए कि पंजर यौगिक बनते हैं यानी जाल में फंस जाते हैं। तो अब देखिए हीलियम और नियोन पंजर यौगिक नहीं बनाएंगी,
क्यों नहीं बनाएंगे? अब देखिए जो हीलियम है वो नियोन है, इनका एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और एटॉमिक साइज बहुत छोटा होने के कारण क्या होगा, ये जो आपका जाल बनेगा उसमें से निकल जाएंगे। जैसे आपका ये जाल है, ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे आपका ये है हीलियम या नियोन कुछ है, तो अगर इसका साइज बहुत छोटा है, देखिए ऐसे ये है जाल, ये छोटा साइज है, तो इसमें से ये निकल जाता है। जैसे आप देखिए अगर किसी जाल का साइज बड़ा होगा और उसमें जो कंपाउंड डालेंगे अगर उसका साइज छोटा हो तो वो कंपाउंड्स निकल जाते हैं। सो इस कारण हीलियम और नियोन का एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इनके पंजर यौगिक या क्लेथेट्स यौगिक नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर पंजर यौगिक बन गए और उनसे आपको जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनको प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? आपको एक उचित सॉल्वेंट लेना है, विलायक लेना है, और विलायक में भी लेकर उसको गर्म कर देंगे, ठीक है, और गर्म करने से आपको जो नोबल गैस है वो मिल जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जिनोन की आपकी प्लेटिनम F6 से रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए आपका जो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, पहले इसकी थ्योरी को समझिए क्या कहती है, रिएक्शन में बाद में बताऊंगा पूरी। एक नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जब भाई ऑक्सीजन है उसकी जो आयनन ऊर्जा है वो 1175 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, और जो आपकी जिनोन है उसकी है 1170 किलो जूल पर मोल। इसे लगभग दोनों की आयनन ऊर्जा समान है, दोनों की आयनन ऊर्जा समान है। अब आप देखिए जो ऑक्सीजन है वो PtF6 से रिएक्शन करता है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, तो भाई दोनों की आयनन ऊर्जा समान है तो आपका जिनोन भी रिएक्शन करना चाहिए। तो इस बेसिस पे नील बोटलेट नाम के साइंटिस्ट ने जिनोन की रिएक्शन प्लेटिनम F6 से करवा दी। ये इन्होंने रिएक्शन करवाई तो भाई इनके पास बना एक संतरी लाल रंग का कंपाउंड, और वो कंपाउंड था Xe+PtF6, ठीक, ये कंपाउंड बन गया। पर एक्चुअली में ये जो कंपाउंड था इसकी जो रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो कुछ अलग थी, और वो रिएक्शन थी कुछ ऐसे है, ठीक है। जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ये बन गया। इसमें आप PtF6 एक्स में डालिए तो PtF6 यहाँ पे और ले लिया, तो ये कुछ कंपाउंड ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो मेन रिएक्शन है इसकी ये नीट बोटलेट ने बताई थी। उन्होंने देखा कि जिनोन और PtF6 की रिएक्शन करवाएं तो आपको संतरी लाल रंग का एक कंपाउंड मिलता है, वो कंपाउंड ये होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि वाई इज जो केमिस्ट्री ऑफ रेडोन डिफिकल्ट टू बी स्टडी, पहला इसका जो रेडोन की आप केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं वो डिफिकल्ट क्यों है, तो इसका पहला कारण है आपका जो रेडोन है, रेडोन को दर्शाते हैं Rn से, ठीक है। जो रेडोन है वो पहला कारण है उसका रेडियो एक्टिव होना, और दूसरा है उसका हाफ लाइफ बहुत कम होती है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ आप देखिए बहुत कम होती है, यानी उसको अगर यूज करें हम प्रैक्टिकल के लिए तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण उसकी जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी हम नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, ओके, डिफिकल्ट है उसकी स्टडी करना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, और इन्हीं कंपाउंड्स की हम आगे स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अब देखिए अगर आपका जो जिनोन है उसकी रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ करवाए जाए, F2 के साथ करवाई जाए, इसमें कंडीशंस लेनी पड़ती है, आपको निकिल ट्यूब में ही रिएक्शन करवानी पड़ेगी और 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ही आपकी XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। जिनोन की फ्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएं तो जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है, 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएं तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स बनता है, XeF4 बनता है, ठीक है गाइस। तो आपकी ये फ्लोरीन की रिएक्शन को समझ में आई होगी। इन रिएक्शंस के बारे में आगे हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो गाइस बी कंटिन्यू बने रहिए। BSc फर्स्ट ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है आपका नोबल गैसेस, इसको पूरा करवाऊंगा मैं, ठीक है। समथिंग 2 वीडियोस लगेंगे, 2 या 3, तो इनमें ये पूरा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए क्रिप्टॉन की आप रिएक्शन F2 से करवाए हैं, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन में ये रिएक्शन होती है फ्लोरीन के साथ। इसमें आपको टेम्परेचर लेना है
190 डिग्री सेल्सियस, और आपको जो कंपाउंड बनेगा वो क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड बनता है, ठीक है। अगर आप जिनोन की रिएक्शन O2F2 के साथ लो टेम्परेचर में करवाते हैं और लो प्रेशर साथ में रखना पड़ेगा आपको, तो आपको XeF4 यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। तो ये जो जिनोन की आप रिएक्शन देखे हो फ्लोरीन के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। तो आपको समझना है इसमें, ये टेम्परेचर को याद रखना है, निकिल ट्यूब याद रखना है, प्रेशर हाई लेना है या कम लेना है, आपको टेम्परेचर हाई लेना है या कम लेना है, तो इन सभी के बारे में आप देखेंगे, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ जिनोन के बारे में। ये जिनोन के कंपाउंड्स हैं। जिनोन आपकी जो जिनोन है वो रिएक्शन करता है, कुछ एक कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि आप देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका कम होता जाता है, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी है जिनोन की वो नीचे जाएगी, यानी थोड़ी थोड़ी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कारण इसकी जो केमिस्ट्री का, इसके जो एलिमेंट कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। अब चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ जिनोन। जो जिनोन के कंपाउंड्स हैं उनमें देखिए आप किन किन की स्टडी करने वाले हैं। पहले आप जिनोन फ्लोराइड्स के बारे में देखेंगे, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में, जिनोन ऑक्साइड्स के बारे में। जिनोन फ्लोराइड्स में जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स, इन सभी की स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इनकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए। अब देखिए जिनोन के फ्लोराइड्स में हम पढ़ेंगे XeF2, XeF4 एंड XeF6। XeF2 होता है जिनोन डाइफ्लोराइड, ये जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक नॉर्मल स्टडी कर लेते हैं कि XeF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है, और इसकी जो आप देखेंगे स्ट्रक्चर होगी वो रेखीय लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। XeF4 में आप देखेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है, एंड जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वर्गीय समतल होती है। XeF6 की आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3d3 होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो विरूपित अष्टफलकीय जैसी होती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं जिनोन के डाइफ्लोराइड्स के साथ। आपका जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड्स, ठीक है। जो जिनोन के डाइफ्लोराइड्स होते हैं वो आप देखेंगे तो रंगहीन ठोस होते हैं। रंगहीन ठोस सबसे कम वाष्पशील होते हैं। जो जिनोन के अदर जो फ्लोराइड्स हैं उनमें सबसे कम वाष्पशील होंगे, और HF में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें घुलनशील होंगे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 129 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है गाइस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम। ये है जिनोन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसका जो मॉलिक्यूल होता है लीनियर होगा, लीनियर सिचुएशन में, पोजीशन में होगा ये, और इसकी जो आकृति होगी वो रेखीय लीनियर आकृति में होगा, ठीक है। अब देखिए XeF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करना है। इसकी जो ये स्ट्रक्चर है वो तो आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन चेक कैसे करेंगे? तो XeF2 है, X की जो हाइप का जिनोन है उसका जो लोअर स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? क्रिप्टॉन 4d10, 5s2 एंड 5p6 होता है। अब देखिए लोअर स्टेट में इसका ये बनाइए आप आरेख, तो ये बनेगा 5s2 5p6, ये भरे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, S में, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और D आपका खाली है। अगर इसको संकरित हाइब्रिडाइज करें, हाइब्रिडाइज आपको F2 के साथ करना है, यानी 2 फ्लोरीन लगाने हैं। तो आप देखिए 2 फ्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकते हैं। आप देखिए कंडीशन है, P में से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे भी एक वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक वैकेंट हो जाएगा। तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, यहाँ पे आप फ्लोरीन लगा देंगे, यहाँ पे आप फ्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। ये F यहाँ पे F, तो ये P के साथ यहाँ पे D का भी साझा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होता है। ओके गाइस, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आई। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। ओके,
अब देखिए जो जिनोन के डाइफ्लोराइड्स हैं उनको बनाने की विधियां कौन कौन सी है। इनको बनाया जाता है जिनोन की आप रिएक्शन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूं, एग्जाम में आएगी, 100% एग्जाम में आती है आपको। जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवा दी जाए, यानी आपको रेशियो लेना है जिनोन 1 एंड फ्लोरीन 2, यानी 1:2 लेना है आपको। और मैंने बताया था कि इसमें आपको टेम्परेचर, निकिल ट्यूब, इन सभी कंडीशंस का ध्यान रखना है, तो ये रिएक्शन होगी फॉरवर्ड में, ठीक है। तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, 400 डिग्री सेल्सियस आप लेंगे तो आपको कंपाउंड जिनोन डाइफ्लोराइड मिल जाएगा। पहली बनाने की इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा मेथड ऑफ फॉर्मेशन है आप CF4 ले लीजिए, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ले लीजिए, और उसकी रिएक्शन आप जिनोन के साथ करवाएंगे विद्युत विसर्जन में 600 वोल्ट के साथ। 600 वोल्ट के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जो कंपाउंड है वो जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है। यानी ये आपको बहुत कंडीशंस में होती है, रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तीसरी कंडीशन है आप जिनोन की O2F2 के साथ रिएक्शन करवाएं, डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड के साथ, ठीक है। और ये रिएक्शन होगी आपकी लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर यानी -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको जिनोन के डाइफ्लोराइड्स मिलेंगे, साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। तो ये हो गई जिनोन के डाइफ्लोराइड हैं उनको बनाने की विधि। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिए, जिनोन की आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी जिनोन डाइफ्लोराइड की आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कुछ टेट्राफ्लोराइड्स के जैसे कंपाउंड मिलेंगे, और उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कर दी जाए तो आपको हेक्साफ्लोराइड मिल जाता है। यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिए, अगर इसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड दोनों मिलेंगे, फ्लोरीन की एक्सेस मात्रा ली जाए तो, ठीक है। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन फर्स्ट। अब हम आगे देखते हैं। इसकी दूसरी रिएक्शन है आप जिनोन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो आपको HF मिलेगा और जिनोन अलग हो जाता है, ठीक है। जिनोन सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। जैसे HCF2 की आप H2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी जिनोन सेपरेट हो जाता है, ओके। यानी ये फ्लोरीन को अलग कर देते हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन ले लो आप, H2O ले लो, तो ये जिनोन डाइफ्लोराइड से आपकी जो फ्लोरीन है उसको अलग कर देंगे, ओके। तो इन रिएक्शंस को ऐसे समझना है कि ये जिनोन से फ्लोरीन को हटा देते हैं, ठीक है गाइस। अब तीसरी जो आपकी रिएक्शन है उसको हम देखेंगे। इसकी थर्ड रिएक्शन है आपकी जिनोन डाइफ्लोराइड की आप SO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, SO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, SO3 के साथ, तो आपको ये SO3 ये फ्लोरीन डोनर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ से यानी जिनोन से आप फ्लोरीन निकाल दोगे, ठीक है। दुर्बल फ्लोरीनीकरण कारक की तरह ये कार्य करेगा। जैसे आप रिएक्शन देखिए, HCF2 के साथ आप रिएक्शन करवाइए SO3 के साथ, SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिनोन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, फ्लोरीन अलग हो जाता है। यानी आप देखिए ये दुर्बल फ्लोरीनीकारक की तरह कार्य करेगा, ओके गाइस। तो आ रहा है समझ में। HCF2 जिनोन डाइफ्लोराइड की आप रिएक्शन किसी एल्कीन के साथ करवाएं, एल्कीन के साथ करवाएं तो आपको क्या होगा, इसमें आपका बनेगा जो ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन जोड़ते हैं ना, हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, वैसे फ्लोरीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ओके गाइस। तो आया समझ में आपको ये रिएक्शन। अब आप आगे देखिए जो जिनोन डाइफ्लोराइड है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहले रिएक्शन में सरल बहुत कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं और बाद में बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनोन डाइफ्लोराइड का हम जल अपघटन करवाएं अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में, तो क्या होगा। अगर जिनोन डाइफ्लोराइड का हम जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में तो वो धीमी गति से होगा, स्लो स्पीड से होगा, और क्षारीय माध्यम में बहुत फास्ट गति से होता है, ठीक है गाइस। तो अगर जिनोन डाइफ्लोराइड है और आप H2O लेंगे यानी एसिडिक मीडियम H+ मीडियम लेंगे, H3O+ मीडियम लेंगे, तो आपको ये स्लो स्पीड में होगा और आपको जिनोन HF एंड O2 देगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपको ये चार्ट याद रखना है। जिनोन डाइफ्लोराइड का जल अपघटन अगर करवाएं अम्लीय माध्यम में तो वो धीमी गति से होता है, एंड क्षारीय माध्यम में करवाएं जाए तो वो फास्ट गति से होता है, तेज गति से होता है। ये देखिए आप बेसिक मीडियम में ले लीजिए, ये बेसिक मीडियम है, ठीक है।
बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव है तो यहाँ पे फास्ट गति से ये रिएक्शन होगी। ओके गाइस, तो आया समझ में ये आपको। जिनोन डाइफ्लोराइड का आप जल अपघटन करवाएंगे तो दो प्रकार, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में धीमी गति से होगा, क्षारीय माध्यम में तेज गति से होगा। तो आगे बढ़े गाइस, कमेंट्स में बता दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके गाइस, अब हमारी पांचवी जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो है, इसका जो एसिडिक वाला सॉल्यूशन होता है, यानी जिनोन डाइफ्लोराइड को एसिडिक मीडियम में लें तो इसका जो एसिडिक मीडियम वाला सॉल्यूशन होगा वो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है। कारण क्या है और ये क्यों करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आप HCl ले लिए, एसिडिक मीडियम हो गया, और XeF2 की रिएक्शन करवाइए इसके साथ, तो XeF2 यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आप देखिए Cl है, Cl नेगेटिव है यहाँ पे, और इस Cl नेगेटिव को ये Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ओके गाइस, आया समझ में। यहाँ पे देखिए दूसरी रिएक्शन XeF2 की Ki के साथ रिएक्शन करवाई, ये भी एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका I2 है, ये सॉरी I नेगेटिव है, K प्लस एंड I नेगेटिव। ओके, जो I नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो गया I2 में। ओके, I2। ओके, तो गाइस ये होता है एसिडिक मीडियम में, ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, और XeF2 प्रबल अम्लों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके आपको कुछ सॉल्ट्स बना के देता है। ठीक है, छठवां जो इसका प्रॉपर्टी है वो है XeF2 प्रबल अम्लों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके आपको सॉल्ट्स बनाएंगे। जैसे XeF2 HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, एंड HClO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा बनाएगा। ओके गाइस, अब ये हुआ आपका XeF2 पूरा, यानी जिनोन डाइफ्लोराइड पूरा हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे अब जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स के बारे में। ओके, तो गाइस टॉपिक है हमारा जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स। जिनोन टेट्राफ्लोराइड होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिनोन और फ्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी XeF4 होता है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं जो जिनोन टेट्राफ्लोराइड होता है वो कलर क्या देता है आपका, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो HF में यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें सोल्यूबल है या नॉन सोल्यूबल है। ठीक है, तो आप देखिए जो जिनोन डाइफ्लोराइड होता है वो रंगहीन क्रिस्टल या ठोस होता है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 117 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में सोल्यूबल होता है। ध्यान रखना, जिनोन टेट्राफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड में सोल्यूबल होता है। ठीक है, HF में सोल्यूबल होता है, और इसको निकिल के सूखे पात्र में रखते हैं, और काफी समय तक इसको निकिल के सूखे पात्र में स्टोर किया जा सकता है, काफी समय तक, यानी काफी तो नहीं बोल सकते पर थोड़ा बहुत समय तो रहता है, यानी। ठीक है, अब देखते हैं जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी। ओके, इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, यानी हिंदी में बोले तो वर्ग समतलीय है। ओके गाइस, आ रहा है समझ में। अब देखिए इसकी जो जिनोन है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रिप्टॉन। ठीक है, 4d10 5s2 एंड 5p6। ओके, अब देखिए इसकी जो ग्राउंड स्टेट पे आप देखिए, ग्राउंड स्टेट पे आप ऑर्बिटल्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड sp जो सॉरी p6p है उसमें आपका 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप देखिए इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाना है F4 के साथ, तो यहाँ से आपको 4 मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से P से ये 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे, D में 2 इलेक्ट्रॉन्स D में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा, और यहाँ से 1 2 3 4 आपके फ्लोरीन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो sp3d2 होगी। यहाँ पे देखिए ये है आपका sp एंड d। ओके, sp3 है इसमें, एंड d आपको देखिए 2। तो ओके गाइस, आया समझ में। आपका जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है। अब आप देखिए XeF4 इसको बनाने की विधियां क्या क्या हैं, और इन विधियों के बारे में आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं। अब देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इनकी जो टेम्परेचर है, इनका प्रेशर है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। बिना टेम्परेचर और बिना प्रेशर के इन रिएक्शंस को आपने लिख दिया तो ये गलत मान्य होती है, यानी अगर -80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं लिखा तो XeF4 कंपाउंड नहीं बनेगा।
कुछ अलग ही कंपाउंड बन जाता है। आप देखिए 400 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे लेते हैं तो XeF2 बन जाता है, 300 डिग्री लेते हैं तो XeF4 अलग वाला ही कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो आप देखिए, और इनका जो आपका रेशियो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। 1:2 में लेंगे तो XeF4 बन जाता है। यहाँ पे देखिए 1:5 में ले रहे हैं आप 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो XeF4 बन रहा है। अगर यही 1:2 में ले लिया जाए, ठीक है, 1:2 में और 400 डिग्री सेल्सियस 6 एटम को हटा दिया जाए, निकल ट्यूब ले ली जाए, तो क्या होगा, आपके पास कंपाउंड XeF2 बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं कि आपको ये टेम्परेचर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं स्पेसिफिक रिएक्शंस बता रहा हूं आपको कि इनमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड किस किस माध्यम में रिएक्शन हो रही है, इनको आप याद रखिए। XeF4 को बनाने की यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड को बनाने की विधियां हैं। पहली है जिनोन और फ्लोराइड को रेशियो लेना है 1:2, आपको -80 डिग्री सेल्सियस पे आपका इसका विद्युत विसर्जन करवाना है, तो XeF4 बनेगा। एंड आप ले लीजिए दूसरी रिएक्शन में जिनोन एंड फ्लोराइड रेशियो लेंगे 1:5, 1:5 लेंगे, 6 एटम इसका जो प्रेशर होगा वो लेंगे, निकिल ट्यूब में रिएक्शन करवानी है। आप देखिए निकिल ट्यूब में ही होती है इन जिनोन्स की, जिनोन के जो फ्लोराइड हैं उनकी सारी रिएक्शंस आप देखेंगे कि जो निकिल की ट्यूब है उनमें हो रही है। टेम्परेचर स्पेसिफिक है 400 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें टेम्परेचर लेंगे तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड आपके पास कंपाउंड बनेगा। ओके गाइस, तो ये बनाने की विधियां हुई आपके पास, ठीक है। अब हम देखने वाले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी फ्लोरीनी कारक, यानी फ्लोरेंटिंग एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। यानी आपको जो जिनोन के फ्लोराइड हैं उनमें से आपको फ्लोरीन ये निकाल देता है, फ्लोरीन निकालेगा यानी फ्लूओरीनी कारक एजेंट होगा। तो कैसे होती है इसकी रिएक्शन, XeF4 की रिएक्शन आप NO2 के साथ करवाते हैं तो Xe + NO2। आप देखिए यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है इसके साथ, पर किसी दूसरे एटम्स के साथ ये फ्लोरीन को जोड़ देता है, यानी खुद के साथ से तो हटा देगा भाई, ठीक है। दूसरी रिएक्शन XeF4 की प्लेटिनम के साथ रिएक्शन देखिए तो Xe + आपका PtF4 यानी फ्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, जिनोन से तो हट जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, यानी फ्लोरीन ही कारक होता है ये, ठीक है। दूसरा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है थोड़ी, ठीक है। ये पेंटाफ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ एडिशनल कंपाउंड्स बनाएगा आप, ठीक है। जैसे XeF4 और ये पेंटाफ्लोराइड आप SbF5 ले लीजिए, इसके साथ रिएक्शन करके ये कुछ एडिशनल कंपाउंड बनाता है, ये एडिशनल कंपाउंड है, ओके। एडिशनल कंपाउंड्स बना देगा। और अगर इसका जल अपघटन करवाएं तो पहले बता चुका हूं कि जल अपघटन आपको अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, दो मीडियम्स में करना है। पहला आप देखिए इसका अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक मीडियम में, और दूसरा आप देखेंगे इसका क्षारीय माध्यम में। अगर आपको इसको एसिडिक मीडियम में करवाते हैं रिएक्शन तो ये एक विस्फोटक बनाएगा आपको, और वो विस्फोटक होता है जिनोन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी XeO3, ओके। यानी आपका जो अम्लीय माध्यम अगर इसका जल अपघटन करवाया जाए, जल अपघटन किसका करवाना है आपको, XeF4 का, ओके, जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स का। अम्लीय माध्यम में करवाएं तो XeO3 बनता है जो एक विस्फोटक होता है, और क्षारीय माध्यम में करवाएं तो जिनोन और ऑक्सीजन के अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, ओके। रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है इसकी। आगे रिएक्शन है इसका रिडक्शन कैसे करवाया जाए। इसका रिडक्शन करवा दे 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपको जिनोन देगा XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स। इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाई जाए यानी इसका रिडक्शन करवाया जाए तो आपको जिनोन देगा। और इसके सुटेबल कंडीशंस में अगर इसको फ्लोरीन दिया जाए, मैं पहले बता चुका हूं कि XeF2 को सुटेबल कंडीशन में फ्लोरीन दें तो XeF4 बनाता है, और XeF4 को सुटेबल कंडीशन में फ्लोरीन दिया जाए या तो O2F2 दिया जाए तो आपको ये XeF6 यानी जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स के कंपाउंड बना के देगा, ठीक है। तो जिनोन जो हेक्साफ्लोराइड है उसके कंपाउंड बना के देगा सुटेबल कंडीशंस में, ओके। यानी XeF4 को आप O2F2 दें -130 डिग्री सेल्सियस पे, तो ही आपके पास जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ये हो गया आपका जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ओके, हेक्साफ्लोराइड दिस इज।
एंड दिस इज जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ओके, अब देखिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे कार्य करता है। अब देखिए इसके एक रिएक्शन से मैं समझाता हूं। ये रिएक्शन देखिए XeF4 के साथ इसकी Ki के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या हो यहाँ पे देखिए आपका I नेगेटिव है, I नेगेटिव है, K प्लस एंड I नेगेटिव में इसको बांट सकते हैं ना। ओके, आ रहा है समझ में। I नेगेटिव को ये कन्वर्ट कर रहा है आपका I2 में, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आया समझ में कुछ, यानी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह कार्य करेगा। Ki को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह ही कार्य करने लग गया। ओके, तो गाइस अब हम शुरू कर रहे हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स के बारे में। जो जिनोन हेक्साफ्लोराइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो XeF6 होता है। ठीक है, जो जिनोन के फ्लोराइड होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। आप देखिए जिनोन के फ्लोराइड्स में आपका जो XeF6 है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, XeF2 कम क्रियाशील है, XeF4 भी कम क्रियाशील है, बट XeF6 यानी जिनोन हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ओके, पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, वाष्प अवस्था में हम देखें तो ये पीले हरे रंग की आपको वाष्प देगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 49.6 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी आप आकृति देखें, स्ट्रक्चर देखें, ये है इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर विकृत अष्टफलकीय जैसी दिखाई देती है। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p6। ओके, अब देखिए जिनोन के आप ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर निम्नतम अवस्था या ग्राउंड लेवल वाली जो स्टेट है वो बनाएंगे, ग्राउंड लेवल स्टेट। उसमें आप देखिए ये है आपका 5s2 एंड ये 5p6 एंड ये आपका d ऑर्बिटल हो जाता है 5d। ओके, तो इसमें देखिए आपके जिनोन F6 के साथ है, F6 के साथ है, तो यानी फ्लोरीन 6 रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन F6 के साथ करवाना है। तो आप देखिए अगर हम यहाँ से 1 2 ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स D में आ जाए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाते हैं, D में, सिंगल सिंगल, तो आपके साथ बॉन्डेशन बन जाती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये फ्लोरीन के 6 जो है एलिमेंट्स ये यहाँ पे जुड़ जाते हैं और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन में पहली विधि है इसकी जिनोन जो है, जिनोन की रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ करवाइए, पर रेशियो को ध्यान रखना है, रेशियो 1:20 होना चाहिए, 1:20 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हर बार आपको बता रहा हूं कि रेशियो याद रखना है, आपको टेम्परेचर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है। ठीक है, तो आप जिनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं 1:20 में और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उस पर, तो XeF6 एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनेगा, उसकी 95% आपको लब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी विधि है, सबसे बेस्ट विधि है ये। दूसरा इसका जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है की विधि है वो है जिनोन टेट्राफ्लोराइड्स। ठीक है, आपको जिनोन टेट्राफ्लोराइड लेना है और O2F2 के साथ इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिएक्शन करवानी है -130 डिग्री सेल्सियस पे। -130 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन करवाएंगे तो XeF6 और O2 आपको मिल जाएगा, यानी जिनोन आपका हेक्साफ्लोराइड आपको मिल जाता है। ओके गाइस, अगर आप रिएक्शन करवाते हैं XeF4 की फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो आपको XeF6 मिलता है। इसमें जो आपका प्रेशर है कुछ कंडीशंस होती है, आपको स्पेसिफिक कंडीशंस रखनी है, तो इन कंडीशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तीसरी जो फोर्थ मेथड है इसका वो है जिनोन और फ्लोरीन के आप 1:3 में करवाएं और आपको विद्युत प्रवाह करना पड़े। कंडीशन हो गई ना यहाँ पे विद्युत प्रवाह की, ओके, विद्युत विसर्जन की। ओके, तो आपको जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये जिनोन हेक्साफ्लोराइड होता है। ओके, अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखें
तो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इसको निकिल के पात्र में इसको इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य ताप पे स्थायी होता है। जो जिनोन हेक्साफ्लोराइड होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्थायी होता है, इसी कारण इसको हम निकिल के पात्र में इसको संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे कांच के पात्र में नहीं रखा जाता। कांच के पात्र में क्या होता है, लेड होता है। कुछ आप देखिए ये सिलिका से भी रिएक्शन कर लेता है। सिलिका से इसकी रिएक्शन मैं बताऊं आपको, देखिए सिलिका है XeF2SiO2, ठीक है, इसके SiO2 के साथ ये भी रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन करके आपको बना के देगा XeO4। ये रिएक्शन चलती रहती है फॉरवर्ड में, XeO4 एंड SiF4। ठीक है, अब देखिए ये जो XeF4 है, एक बार बताता हूं मैं, ये XeF4 है और आपने डाला था इसमें SiO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। ये XeF3 SiO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, XeOF4 बना के देगा आपको। अब देखिए XeF4 पे आपको SiO2 डालनी है। ये देखिए यहाँ पे आ जाता है, और SiO2 है इसमें, एक्सेस में लेंगे तो आपको बना के देगा वो कंपाउंड XeO2F2 बना देगा। अब ये XeO2 की वापिस आप रिएक्शन करवाएं SiO2 के साथ तो आपको XeO3 बना के देगा ये कंपाउंड। और ये जो XeO3 कंपाउंड होता है बहुत ही विस्फोटक कंपाउंड होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, XeO3 बहुत विस्फोटक कंपाउंड होता है। इसको बनाने तो विस्फोट हो सकता है। तो इसकी जो रिएक्शन है उसको हम एक तरीके से इस प्रकार लाइन में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिए। XeF6 की रिएक्शन करवाई SiO2 के साथ तो एलिमिनेट होगा, निकलेगा क्या SiF4 और बनाएगा क्या XeOF4। ओके गाइस, अब इसकी फिर रिएक्शन करवाओ SiO2 के साथ और निकलेगा क्या SiF4, यानी SiF4 को आपको निकालना है। XeO2F2 बनेगा और उसकी रिएक्शन फिर SiO2 से करवाएं, यानी जो आपकी सिलिका होती है उसका ऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो XeO3 बनेगा। और ये XeO3 होता है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ओके गाइस, आया समझ में? तो यानी अगर इसकी सिलिका से रिएक्शन होती है ना तो ये विस्फोटक पदार्थ बना देगा। तो इसे हम देखें तो हमारा मेन रीजन क्या था इसको पढ़ने का, ये था कि आप इसको निकिल के पात्र में इसको संग्रहित कर सकते हैं, आप इसको कांच के पात्र में भी संग्रहित नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, आया समझ में? आगे रिएक्शन है, ये HF से रिएक्शन करके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो XeF5 बना देगा, यहाँ से फ्लोरीन एक आके यहाँ पे हो जाता है, यानी XeF2 नेगेटिव बना देगा और XeF5 यानी प्लस और नेगेटिव आयन में, ये देखो आपको पॉजिटिव और एक मिल गया नेगेटिव, तो प्लस और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं क्षारीय माध्यम में और आप देखिए अम्लीय माध्यम में। हाइड्रोलाइसिस दो माध्यम में करवाते हैं हम, पहला क्षारीय माध्यम, दूसरा आपको करवाना है अम्लीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में करवाएं तो ये जिनोन और पर्जिनेट आपको बना के देगा। देखिए XeF6 की OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएं आप तो आपको क्या बना के दे रहा है, ये जिनोन और पर्जिनेट बना के दे रहा है। अगर इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दी जाए तो आपको एक XeO3 विस्फोटक देता है। जैसे आप ये सिलिका के साथ आपको विस्फोटक दे रहा था वैसा ही ये अम्लीय माध्यम में आपको विस्फोटक बना देगा, विस्फोटक कंपाउंड्स बना के देगा। ओके, XeF6 की साथ रिएक्शन करवाएं H2O की और एसिडिक मीडियम में तो XeO3HF बना के देगा। जो XeO3 होता है ये विस्फोटक पदार्थ होता है।